नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली खबर होगी राजधानी दिल्ली से, जहां कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर के घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाई है। वहीं दूसरी खबर दिल्ली में मचे सियासी हलचल को लेकर के है, जहां चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया। बीजेपी में शामिल होने या जेल जाने का सामना करने वाले दावे पर जवाब भी मांगा है। तो वहीं तीसरी खबर यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां सीएम योगी ने चुनावी सभा की है। वहीं चौथी खबर दिल्ली से है, जहां संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर शराब नीति घोटाले का आरोप लगाया। और पांचवी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 6 अप्रैल को दौरा है। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल और खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह के स्कीम्स का वादा भी किया गया है। पार्टी ने कहा कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहाँ वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है और तमाम जो वादे हैं वो किए हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मौजूदगी में आज कांग्रेस समिति मुख्यालय में जो घोषणा पत्र है वो जारी किया है और पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। वहीं घोषणा पत्र जो है उसमें 5 न्याय और 25 गारंटी पर वो बेस है। वहीं 5 न्याय में, जिसमें हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय की जो बात कही गई है इसमें। और वही मैं आपको बता दूं कि 25 तरह की गारंटियां भी इस घोषणा पत्र में दी गई है। खड़गे ने ये भी कहा कि जो हमारा घोषणा पत्र है वो गरीबों को समर्पित है। वहीं केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा और मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, और वहीं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने और पीएमएल कानून में बदलाव का ऐलान भी किया है। तो आज बहुत बड़े ऐलान इसमें किए गए हैं घोषणा पत्र में। जो कांग्रेस ने बात की कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये जो तमाम जो गारंटी है वो जनता के बीच जो है वो लेके जाएंगे। ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र रिलीज किया है और सभी वर्ग को इसमें साधने की कोशिश की गई है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली की आम आदमी पार्टी मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। इसमें उनके बीजेपी में शामिल होने या जेल जाने का सामना करने वाले दावे पर जवाब भी मांगा गया। चुनाव आयोग ने 8 अप्रैल तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने कहा कि नोटिस के हर एक पैरा का लिखित में जवाब दिया जाए। साथ ही निर्वाचन आयोग ने मंत्री आतिशी को हिदायत भी दी है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगाई गई आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी अन्य राजनीतिक दल के खिलाफ गलत आरोप, गलत बयानबाजी और मतदाताओं को भ्रमित करने से बचना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी द्वारा एक करीबी के संपर्क कर बीजेपी में शामिल होने की बात कही थी। तो बीजेपी की शिकायत पर अब चुनाव आयोग ने आतिशी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। सभी पैराग्राफ का लिखित में जवाब मांगा गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रही है और इन सब के बीच आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े आरोप लगाए थे बीजेपी पर और अब इन्हें चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी मानहानि का नोटिस भेजा है आतिशी को, ये अपने आप में भी काफी बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से उनका नोटिस गया है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली से और मानहानि का नोटिस भेजा है, उसके बाद एक और झटका लगा आम आदमी पार्टी को। आतिशी को नोटिस भेजा है इलेक्शन कमीशन ने और जवाब मांगा है। शनिवार तक उनको जवाब देना पड़ेगा कि किस बिहाफ पे जो है उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, दूसरे पार्टी के ऊपर। तो ये भी आतिशी के ऊपर एक मतलब तोड़ा एक वो हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से मुश्किलें जो है आम आदमी पार्टी की कहीं कम होती नजर नहीं आ रही, ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। और अब 2 तरह की 2 मुश्किलें हो गई है। एक तो मानहानि का केस सामना करना पड़ेगा आतिशी को, दूसरा करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन का जवाब। वो इलेक्शन कमीशन के जवाब
जवाब में क्या देंगी, क्या करेगी, क्योंकि वो हमेशा से कहती आ रही है कि जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो है वो गलत आरोप लगा रही है। वो हमें अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं कुछ नेता उनके, वो कह रहे हैं कि आपका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। तमाम तरह की जो आरोप है आतिशी ने लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इसी को लेकर के अभी 2 नोटिस जो है जारी हुई है। एक नोटिस भारतीय जनता पार्टी ने दी है और एक नोटिस इलेक्शन कमीशन ने आतिशी को दिया है और जवाब मांगा है शनिवार तक। राहुल, आतिशी ने एक बात और कही थी कि ईडी का समन उन्हें भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से एक बात चली थी सौरभ भारद्वाज और आतिशी को लेकर के कि अरविंद केजरीवाल की जो वकील है उन्होंने साफ कहा था कि जो रिपोर्ट है वो आतिशी को और जो है सौरभ भारद्वाज को जाता है, तो कहीं ना कहीं इनकी भी बात उठी थी और दुर्गेश पाठक का भी नाम सामने आया था। तीनों का नाम सामने आया था। उसके बाद से ही जो है चर्चा, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी ईडी का समन आ सकता है, जिस तरीके से कैलाश गहलोत से पूछताछ हुई थी 5 घंटे। ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी की शिकायत पर अब नोटिस जारी किया गया है। आतिशी की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बागपत का चुनावी दौरा किया है। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम के साथ रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह भी मंच पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित कर वोटरों को साधा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की और देश में एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने को कहा। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मिशन 80 को साधने की पूरी जो कवायद है वो तेज है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर के गुजरता है और ऐसे में जो तमाम बयानबाजी है वो भी की जा रही है। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज बागपत के दौरे पर है और बागपत की जो सीट है वो आरएलडी के डॉक्टर राजकुमार सांगवान को दी गई है और डॉक्टर राजकुमार सांगवान के प्रति वोट मांगने गए हैं वहां पे सीएम योगी। और जब बता दें आपको कि किसान आंदोलन के बाद 2019 के बाद वहां के किसान जो और जाट जो हैं उन्होंने एक बहुत तगड़ा आंदोलन किया और उससे काफी नाराज दिखे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मुश्किल होगा कि बागपत में इस बार जो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है उसके लिए वोट मांगने गए हैं सीएम योगी। तो कहीं ना कहीं जाटों को लुभाने के लिए और किसानों को लुभाने के लिए एक कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में ये करना होगा उनको कि आगे से कोई ऐसा कानून नहीं लाएंगे। और सीएम योगी आज वहां पर पहुंचे हुए हैं और पिछली बार जयंत चौधरी वहां से खड़े हुए थे बागपत से और जयंत चौधरी दूसरे स्थान पे रहे थे, पहले स्थान पे बीजेपी ने जीत करी थी। इस बार जयंत चौधरी और बीजेपी का अलायंस है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत देखने को मिल सकती है अगर किसानों और जाटों को मना लेते हैं वहां पर। जिस तरह से देखा जाए कि विधानसभा चुनाव जब हुए थे 2022 में, तो जाटलैंड को साधने की जो पूरी कोशिश है वो बीजेपी ने की थी और बड़ी जीत भी लगातार देखा गया कि उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय जहां पे रहते हैं वहां पे जीत भी दर्ज कराई थी। और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाता है। आरएलडी के साथ अब गठबंधन भी है, तो इस वक्त की क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं अंकित? जी बिल्कुल, बता दें आरएलडी के साथ जब बीजेपी ने गठबंधन किया और वहां पे आरएलडी ने अपना प्रत्याशी उतारा है और आरएलडी के जो प्रत्याशी है वो करीब 68 वर्ष के हैं और वो जाट हैं और जो लैंड कहा जाता है बागपत का वो जाट और चौधरियों का लैंड कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं एक भारी संख्या में मत गिरने वाले हैं बीजेपी के पक्ष में, आरएलडी के पक्ष में और कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत 2024 में नजर आ रही है। विपक्षी दल भी जीत के तमाम बड़े दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार मुंह की खाई वाली स्थिति होगी। जी बिल्कुल, बता दें वहां पे कांग्रेस और सपा के गठबंधन से अमरपाल शर्मा को खड़ा किया गया, लेकिन अमरपाल शर्मा जो है वो एक ब्राह्मण है और वहां पर जो बागपत का जो लैंड है वो जाट का लैंड और चौधरियों का लैंड है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण कार्ड अखिलेश यादव खेलना चाहते थे, लेकिन ब्राह्मण कार्ड उनका सफल नहीं हो पाएगा। 2024 में बीजेपी अभी भी भारी दिख रही है बागपत में। अंकित, और आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज किया है और उसमें 5 न्याय 25 गारंटी की भी बात कही है। ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो कितना असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। जी बिल्कुल, बताएं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस ने कही है, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की हवा जो है वो पूरी योगी और मोदी के चेहरे पे चुनाव 2024 का लड़ा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की अगर एक बात करें तो पिछली बार बीजेपी की 62 सीटें थी और इस बार अलायंस करने के बाद बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी और चाहे कांग्रेस का कोई भी मैनिफेस्टो हो, कांग्रेस पे उत्तर प्रदेश की जनता जो है उनका भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। गठबंधन के इस वक्त क्या कुछ हालात है अगर हम विपक्षी गठबंधन को देखें उत्तर प्रदेश में? अगर हम विपक्षी गठबंधन को देखें तो यहाँ पर विपक्षी गठबंधन में सीटों की मारामारी है। गठबंधन में जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गले तो मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहे हैं, इसी हिसाब से देखा जाए तो ये सच बात है कि गठबंधन में बहुत आपसी असमंजस है। कहीं सीटों को लेकर विवाद है तो कहीं वोटों को लेकर विवाद है और
सपा का गठबंधन अगर देखें, सपा के कैंडिडेट हमेशा बदले गए। ये अमरपाल शर्मा को खड़ा गया जब बागपत से, ये तीसरे वो आदमी थे जिनको सपा ने लास्ट टाइम पे नामांकन कैंसिल करके इनका नाम आगे भेजा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सारे जो गठबंधन है उसके क्या हालात है। बीजेपी के कैंडिडेट के आगे कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं होना चाहता, आज की सत्ता है और सारे कैंडिडेट छोड़ करके भाग रहे हैं। ठीक है अंकित, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। बागपत को साधने की, जाटलैंड को साधने की जो पूरी कवायद है, जो कोशिश है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शराब घोटाले के पीछे बीजेपी का हाथ बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी ईडी ने टीडीपी सांसद मंगुटा रेड्डी और उनके पिता राघव रेड्डी पर दबाव डालकर केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया है। संजय सिंह ने आगे कहा कि मंगुटा रेड्डी और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी एनडीए की सहयोगी पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हुए। वे 6 महीने से जेल में बंद थे। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एक तरफ सूरज के तेवर बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ चुनावी माहौल में सियासी तपिश भी अब बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस बार मिशन 11 को लेकर के चल रही है, जिसे सफल बनाने के लिए अब खुद पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभालने की तैयारी में है। 6 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव आ रहे हैं। वे यहां बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और यहीं से चुनावी बिगुल बजाकर प्रचार का आगाज करेंगे। इसके 2 दिन बाद यानी 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ आएंगे। वे बस्तर और कांकेर लोकसभा को एक साथ साधेंगे। उनकी जनसभा कोंडागांव के भानपुरी के पास प्रस्तावित बताई जा रही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयदास मानिकपुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयदास, देखिए लगातार देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को साधने की जो पूरी कोशिश है वो बीजेपी कर रही है। मिशन 11 पर पूरा फोकस नजर आ रहा है और जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो भी पहुंच रहा है। अमित शाह जाएंगे 6 अप्रैल को, चुनावी आगाज करेंगे और उसके बाद पीएम मोदी। क्या कुछ अपडेट इस वक्त? देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है कवर्धा दौरे पर है, जो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही बता दूं कि प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो है उनका विधानसभा क्षेत्र है। और वही बता दूं कि कल जो है एक बड़ी जनसभा जो है वहां होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें भाजपा के जो है हजारों कार्यकर्ता शामिल हो गए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो केंद्रीय नेताओं का आने का, तो वही 8 तारीख को जो है 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का दौरा जो है लगभग तय माना जा रहा है। वे बस्तर और कांकेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वही आपको बता दूं कि जो कल कवर्धा में होने वाली जनसभा है उसकी निरीक्षण के लिए सरदार पटेल ग्राउंड पे जो है वहां जनसभा आयोजित होगी। उसके निरीक्षण के लिए प्रदेश के गृह और वो डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो है निरीक्षण के लिए निकल चुके हैं यहाँ से रायपुर से। और कल जो है विशाल जो जनसभा होने वाले हैं वहां पर कहीं न कहीं प्रदेश के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। इसके अलावा कहा जा सकता है कि कल जो रण जो तैयार हुआ है राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में, जहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल जो है सामने। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजनांदगांव से मौजूदा भाजपा के सांसद संतोष पांडे जो है, दोनों के बीच कड़े मुकाबले। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र को माना जा रहा है। जी, तो जिस तरह से मिशन 11 को साधने की पूरी कोशिश, विपक्षी दलों की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि इस बार का विधानसभा चुनाव भी, उसका जो परिणाम था वो भी काफी दूर नहीं रहा और हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और ऐसे में लोकसभा चुनाव विपक्षियों की जीत के भी तमाम बड़े दावे। निश्चित ही कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि बीजेपी अपने एजेंडे पर कायम है। बीजेपी जो है लगातार जो बड़े नेता है उनके दौरा करने का जो है उनका शेड्यूल जारी हो चुका है। वही अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो स्टार प्रचारकों की सूची जो है जारी हो चुकी है, लेकिन उनका अभी समय जो है ऐसा किसी कोई भी डेट जो है कंफर्म नहीं हुआ है कि अमुक तारीख को जो है कोई बड़े लीडर आ सकते हैं। लेकिन हाँ,
इसके एक कदम आगे जो है बीजेपी के बड़े लीडर का आना जो है कल से चालू हो रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद आ रहे हैं। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री जो छत्तीसगढ़ आएंगे और जब बड़ी जनसभा को जो है संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो है लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने के लिए भरकम प्रयास कर रही है। और यह कहा जा सकता है कि जनता को जो है अपने पक्ष में लाने के लिए तमाम जो जनसभा है, बड़े बड़े जनसभा है, वो करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। जी, और आज अपना कांग्रेस ने मैनिफेस्टो भी रिलीज किया है और उसमें मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए तमाम बातें कही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता पर कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर हम कहें या फिर और भी जो तमाम तैयारियां थी वो विफल हो गई थी। जी निश्चित ही अभी जिस तरीके से आज कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने महतारी वंदन योजना जो स्कीम लाया था और जिसके तहत जो है महिलाओं और जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपए जो महतारी वंदन योजना की जो किस्त मिलती है हर महीने, उसी के तर्ज पर जो है कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में लागू किया और 1 लाख रुपए सालाना जो है देने की बात कही है। तो कहा जा सकता है कि 8,333 रुपए महीने जो देने की बात की है। वही बता दूं कि इसके लिए कांग्रेस ने भी पूरी एड़ी चोटी का जोर जो है लगा लिए हैं, पूरे मैदान में उतर चुके हैं और पूरे फॉर्म जो है अपने संबंधित क्षेत्र में जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर भराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी की काट के लिए कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र लाया है और इस पर जो है बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं कि हमारी कॉपी कर रहे हैं। इस तरीके के बीजेपी के बड़े नेता जो है आरोप भी लगा रहे हैं और कहा जा सकता है कि ऑलरेडी जो है कांग्रेस डूबती नैया है और इस पर कौन सवार होना चाहेगा तो देश की जनता जो है बताएगी और आगे आगामी लोकसभा चुनाव में देश की जनता तय करेगी कि किनको जो है वो प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, इसके अलावा कौन सी पार्टी को समर्थन करते हैं। जयदास, भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह ये लोग वही नेता है जो अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फॉर्मूला बता रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल का अगर हम जिक्र करें तो महादेव सट्टा ऐप में उनका नाम है, लगातार वो सुर्खियों में भी बने हुए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए इस बार का ये चुनाव कितना मुश्किल हो सकता है? जी निश्चित ही जिस तरीके से जो कार्य पिछले सरकार में हुए हैं, जिस तरीके के आरोप जो है बीजेपी ने लगाए हैं और जिस तरीके के आरोपों का सामना जो है कांग्रेस झेल रही है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो बीजेपी के पक्ष में जो माहौल बना है विधानसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव के बाद जो है अब कांग्रेस फिर से बैकअप होने के मूड में है। और वही जनता जो है इस बार देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में कितने बीजेपी और कितने कांग्रेस के जो है प्रत्याशियों को जिताते हैं। लेकिन यह भविष्य की बात है, आने वाले समय की बात है कि जनता इस पर कैसा फैसला लेती है। लेकिन अगर कांग्रेस की छवि की बात की जाए तो कई मोर्चों पर जो है बीजेपी ने इन पर हमला बोला है और बीजेपी को सफलता भी मिली है। अब वही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी अपने तरीके से जो है जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है और रिझाने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है जयदास, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भूपेश बघेल के गढ़ में अमित शाह पहुंचेंगे, राजनांदगांव कल अमित शाह का दौरा है और आम सभा को वो संबोधित करेंगे। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।